हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश। मैं कुमारी सिमरन आप सभी को हमारे चैनल स्टडी विद रितेश पर स्वागत करती हूं। बच्चों, आज मैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगी जो आपके प्रीवियस ईयर से संबंधित हैं। सो बच्चों, आप लोग तैयार हो जाइए। हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए बच्चों आप अपने अपने प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हमारा पहला प्रश्न जो है बच्चों हमारे स्क्रीन पर है। चलिए, प्रश्न संख्या 1। कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मंदों को संरक्षित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? बता दूं, अभाव में मंद का मतलब हो रहा है बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट, है ना। कोई फाइल है, कोई सब्जेक्ट है जिसको आपको सेफ्टी से उसको रखना है ना आपके सिस्टम में, तो उसको सेफ्टी से रखने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे? पहला ऑप्शन ए है बच्चों डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर, पासवर्ड और टोकन। जल्दी से बताओ। बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पासवर्ड जो है, पासवर्ड के प्रयोग से ही बच्चों हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको क्या कर सकते हैं, सेफली रख सकते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर और ये टोकन, ये तीनों अलग चीज़ हैं बच्चों, लेकिन पासवर्ड जो है हमारा वो कंप्यूटर सिस्टम में हम किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे आपका कोई भी हो, डॉक्यूमेंट हो, है ना, कोई इम्पोर्टेंट फाइल हो, उसको आप उसमें पासवर्ड लगा के उसको रख सकते हैं सुरक्षित, है ना। डिजिटल सर्टिफिकेट बच्चों, डिजिटल सर्टिफिकेट जो है ना, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है ना, जो आप जब कभी आप कोई बिजनेस कर रहे हो या वेब पर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, तो उस समय जो है आपको ये इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन प्रदान करता है। समझ में आ रहा है ना। और डिजिटल सिग्नेचर बच्चों, ये एक जो डिजिटल सिग्नेचर है ना, ये एक टाइप का, वो कहते हैं ना, मैथमेटिकल टेक्निक है ना, जिसका प्रयोग हम किसी मैसेज या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, श्योर करने के लिए करते हैं, है ना। चलिए, हाँ बिल्कुल। टोकन, टोकन तो बच्चों जब आप कभी भी कहीं अगर कुछ लेना होता है, ऐसे पहले तो बैंक में भी टोकन मिलता था, देखते हैं क्या। जब आपको अगर पैसा लेना है तो आप फॉर्म फिल करो और एक बदले में एक छोटा सा सैम्बल, टोकन क्या होता है, एक सैम्बल ही होता है और क्या, जो आपको मिल गया ना। तब टोकन है कि कोई प्रोग्राम जो छोटे छोटे पार्ट में कंट्रीब्यूट होता है ना बच्चा, वो हर एक पार्ट क्या कहलाता है, टोकन कहलाता है। चलो, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 2 कह रहा, भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया था? ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन कौन है भाई? वही महारानी विक्टोरिया है ना। तो भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार कहाँ कहाँ चले गए थे? ब्रिटिश क्राउन के हाथों चले गए थे, है ना। तो बताइए उस गवर्नर जनरल का क्या नाम था? ऑप्शन ए है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है बच्चों लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंट बेटन। जल्दी बताओ इसका आंसर। बिल्कुल बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो लॉर्ड कैनिंग होगा। क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। बच्चों, लॉर्ड कैनिंग जो था ना, ये कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर जनरल था, ठीक है। कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर जनरल था, लेकिन ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो ये वहाँ की जो शासिका थी, ब्रिटेन की जो रानी थी, है ना, उनके द्वारा ये जो है प्रथम वायसराय थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग, है ना। भारत के प्रथम वायसराय यही थे, ब्रिटिश के द्वारा नियुक्त किए गए, है ना। चलिए बच्चों, अब जो है इसमें 3 ऑप्शन और है बच्चों। लॉर्ड इरविन, ये भी हमारे भारत के ये गवर्नर जनरल रह चुके हैं बच्चों 1926 से लेकर के जो है 1926 से जो है 1931 तक रह चुके हैं, 5 ईयर्स ये भी रह चुके हैं बच्चों। फिर उसके बाद है लॉर्ड कर्जन बच्चों, लॉर्ड कर्जन भी जो है हमारे देश के ये भी रह चुके हैं क्या,
गवर्नर जनरल। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, ये भारत के सबसे अंतिम गवर्नर जनरल है ना, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड कर्जन भी जो है बच्चों 1899 से लेकर लगता है 1905 तक ये रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, वर्ष 1881 ईस्वी में भारत में शुरू की गई पहली पहाड़ी यात्री रेल कौन सी थी, है ना। वर्ष 1881 में भारत में शुरू की गई पहली पहाड़ी यात्री रेल कौन सी थी। ऑप्शन ए है बच्चों कालका शिमला रेलवे, ऑप्शन बी है माथेरान हिल रेलवे, ऑप्शन सी नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ऑप्शन डी दार्जिलिंग रेलवे। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, है ना। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे बच्चों, इसे टॉय ट्रेन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, टॉय ट्रेन, है ना। बच्चों ये ट्रेन जो है सबसे पहले कब चली थी, तो बच्चों ये सबसे पहले जो है 1879 से 1881 के बीच इसका निर्माण किया गया था ना। उसके बाद 1882 में इसे चलाया गया। चलिए ये कहाँ से चलाया गया था बच्चों, ये देखिए चूँकि देख लीजिए इसका नाम में ही है दार्जिलिंग, है ना। तो बच्चों ये दार्जिलिंग जो है हमारा कहाँ है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है ना। तो पश्चिम बंगाल में जो बच्चों ये न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच चलाई गई थी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया। ऑप्शन ए 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1921 और ऑप्शन डी 1922। ये क्वेश्चन तो आप लोग बता सकते हैं, इसका जवाब तो आप लोग फटाफट दोगे, जल्दी बताओ। असहयोग आंदोलन बच्चों ये असहयोग आंदोलन जो है 1857 की क्रांति के बाद ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी, है ना, अंग्रेजी सरकार की नींव हिला दी। बिल्कुल बच्चों ये जो आंदोलन हुआ था वो 1920 में हुआ था, यानी कि आपका राइट आंसर जो है बच्चों वो क्या है, ऑप्शन नंबर वी, है ना। ये बच्चों 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ था। और ये आरंभ कहाँ से हुआ था बच्चों, तो इलाहाबाद से हुआ था। किन्होंने किया था, तो ये इसे महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था ना। और ये समाप्त कब हुआ बच्चों, तो 4 फरवरी 1922 को हुआ। और ये समाप्त नहीं होता बच्चों, लेकिन इन्हें करना पड़ा। ये जो चौरा चौरी कांड हुआ ना, चौरा चौरी कांड, है ना, इसके बावजूद इसके बाद इनको करना पड़ा, है ना। चलिए इनका जो इसके जो प्रणेता थे, है ना, वो महात्मा गांधी थे। चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब प्रश्न संख्या 5, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब शुरू हुआ था, है ना। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1807 to 1808, ऑप्शन बी है बच्चों 1820, ऑप्शन सी है 1858 to 1859 और ऑप्शन डी है बच्चों 1889। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ बच्चों ये आपका जो है 9th का हिस्ट्री में ये जितना भी जनजातीय विद्रोह हुआ था, है ना, वो कोल विद्रोह, छोटा ये हो विद्रोह, है ना, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह, ये सारे विद्रोह के बारे में उसमें पढ़ना है, बिहार बोर्ड का जो 9th का बुक है हिस्ट्री का। चलिए इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी 1820 ईस्वी में, है ना। बच्चों ये जो है ना ये सिंहभूम जिला में हुआ था। सिंहभूम जिला कहाँ पड़ता है, सिंहभूम झारखंड में पड़ता है ना। चलिए ये सिंहभूम जिला में हुआ था। इसे हो जनजाति ने किया था। इस जनजाति का क्या नाम था, हो जनजाति, है ना। हो जनजाति ने ये विद्रोह किया था, आरंभ किया था।
है ना। और इसका कारण क्या था बच्चों, तो उस इलाके के जो राजा थे जगन्नाथ सिंह, है ना, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था, है ना, और वो अंग्रेजों के पिछलग्गू हो गए थे, है ना। अंग्रेज के कहे अनुसार वो लोग जो हैं जनजातियों पर, ये छोटा नागपुर के जो जनजाति हैं, हो जनजाति है ना, इन पर अनेक तरह के अत्याचार कर रहे थे, है ना। इनके जंगल काट रहे, इनके जंगल से छीन रहे थे, है ना, इन पर अनेक तरह के कर लगा रहे थे, हैं। तो इन सब चीज़ों से जब ये परेशान हो गए तो इन लोगों ने यही विद्रोह किया, और ये विद्रोह बच्चों अच्छा लंबा दिन चला था, है ना, लेकिन फिर बाद में इसे दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, परमागाओ पतन कहाँ स्थित है ना, परमागाओ पतन कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी केरल। आप लोग बता सकते हो, बताओ फिर। बच्चों मगाओ पतन जो है वो गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है, गोवा में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गोवा के जो है बच्चों एक मुरगांव है ना, मुरगांव जगह है, वहीं ये स्थित है, मुरगांव में, है ना। अच्छा, आप लोग बता सकते हो उड़ीसा में कौन सा, उड़ीसा का जो है कौन सा पतन बहुत ही फेमस है। पारादीप। क्या है, पारादीप। तमिलनाडु का तूतीकोरिन, आप लोग तो सुने होंगे नाम तूतीकोरिन, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। केरल का कोची, है ना, फेमस है ये सब। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। इस सवाल का जवाब तो सभी बच्चों को आना चाहिए। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, बताओ जल्दी से। मौलिक अधिकार, है ना, आप लोग का फंडामेंटल राइट क्या है। हम हमेशा से अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना बच्चों कि हमारे संविधान में हमारे लिए क्या है हमारा राइट, है ना। ऑप्शन ए है बच्चों आर्टिकल 112 से 115, है ना, आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 202 to 235, और डी है बच्चों नन ऑफ दिस। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार को रखा गया है बच्चों, बताओ आप लोग। बिल्कुल बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, आर्टिकल 12 to 35, है ना, मौलिक अधिकार को रखा गया है। 12 से 35 तक में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हर भारतीय का अधिकार है। अब हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 6 हैं, है ना, हमारे 6 मूलभूत अधिकार हैं भारत के प्रत्येक नागरिक का, ये उनका अधिकार है ना। अच्छा, यहाँ पे 2 आर्टिकल और दे रखा बच्चों, 112 to 115। बच्चों 112 से 115 में जो है बच्चों वो केंद्रीय बजट से संबंधित इसमें जो है बातें लिखी गई हैं, सब में अलग अलग है, लेकिन मुख्य रूप से जो है बच्चों यही है जो केंद्र सरकार बजट पेश करती है ना फरवरी में, कि किस राज्य को कितना मिलना चाहिए, कहाँ पे कितना पैसा जाएगा, है ना। तो ये बजट से संबंधित है 112 से 115। इसमें और जब इसको हम लोग देखेंगे 1 by 1 करके, तो इसमें और बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये बजट से संबंधित है। और ऑप्शन सी में है बच्चों 222 से 235। तो बच्चों ये जो है हमारा न्यायालय से संबंधित है ना, हाई कोर्ट से संबंधित है, उच्च न्यायालय से जो है ना, कि ये जो है एक हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीश है कैसे दूसरे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और इसमें जो है मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूरे न्यायालय से संबंधित है ये। चलो बच्चों फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, है ना, अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी भी बोलते हैं बच्चों, महान्यायवादी।
महान्यायवादी भी बोलते हैं। ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी है बच्चों विधि आयोग के अध्यक्ष। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ इसका आंसर। देखिए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर बच्चों परामर्श जो है अटॉर्नी जनरल देते हैं। कौन देते हैं? अटॉर्नी जनरल, यानी महान न्यायवादी। देखिए बच्चों, आर्टिकल 76 के अनुसार, है ना, आर्टिकल 76 के अनुसार जो है भारत सरकार का सर्वप्रथम विधिक अधिकारी यानी कि कानूनी सलाहकार जो होता है वो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अटॉर्नी जनरल होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है अटॉर्नी जनरल को भारत सरकार का जो है सबसे पहला कानूनी विषयों पर परामर्श देने वाला बनाया गया, है ना। अटॉर्नी जनरल का जो पेमेंट होता है बच्चा, वो भी हमारे राष्ट्रपति तय करते हैं, है ना। अटॉर्नी जनरल का जो कार्यकाल होता है वो भी हमारे राष्ट्रपति तय करते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा ऑप्शन है बच्चों उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे कहा जा रहा है बच्चों चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो इनका काम क्या होता है बच्चा? इनका काम होता है संविधान का संरक्षा करना, है ना, संरक्षण करना, है ना। इनका मुख्य काम वही है कि किसी भी प्रकार से, है ना, पूरे देश में कहीं भी, है ना, संविधान का हनन ना हो। और विधि आयोग के अध्यक्ष का काम होता है बच्चा कानून संबंधी सुझाव देना, है ना, कि जो है किस तरह से कानून में क्या क्या मॉडिफिकेशन होना चाहिए ना, मॉडिफाई होना चाहिए ना, कौन से कानून हटने चाहिए, जुटने चाहिए ना। तो ये विधि आयोग के अध्यक्ष का कार्य होता है। चलो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन है? नगदी फसल। नगदी फसल किसे कहते हैं जी? हाँ, वैसे फसल जिसको हम लोग खेत में ही उपजा के वहीं से बेच देते हैं ना। खेत में जब वो खेत में ही जब वो तैयार हो जाता है तो उसको हम वहीं से उसको हम सेल कर सकते हैं मार्केट में, उसको घर लाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जिसमें नगद पैसा आ जाए, हाँ जी, उसी को कहते हैं। सही बोल रहे हो। ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी रबड़, ऑप्शन सी गन्ना और ऑप्शन डी नारियल और कॉफ़ी। इस क्वेश्चन का आंसर तो बच्चा बच्चा दे सकता है जो बिहार का है। सबको पता है कि चाय, गन्ना, नारियल, कॉफ़ी, है ना, हमारे बिहार में पीने खाने के लिए तो मिलता है, सॉरी रबड़ खाने के लिए तो मिलता है, लेकिन कभी देखे नहीं इसका पेड़ पौधा। देखे हो चाय का, नारियल का तो देख लेते हो, कॉफ़ी और रबड़ का नहीं देखे हो। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी गन्ना, है ना। इसका राइट आंसर होगा गन्ना। बिल्कुल पूरे भारत में जो है गन्ने के उत्पादन में बच्चों हमारे बिहार का जो है कंट्रीब्यूशन कितना है? 37% है ना। 37% कंट्रीब्यूशन है हमारे बिहार का। चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बच्चों? आसाम में होता है। कहाँ होता है? आसाम में। रबड़ कहाँ होता है बताओ? रबड़ जो है बच्चों केरल में होता है सबसे ज़्यादा, है ना। ये सब क्वेश्चन आता है भाई कि रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? केरल स्टेट में होता है। तो चाय का उत्पादन कहाँ होता है? आसाम में होता है। नारियल का कहाँ होता है? नारियल का भी तो केरल में ही होता है। कॉफ़ी का तो बहुत बार पूछ चुका है ना, कॉफ़ी का तो मैं भी देखी हूँ बहुत बार, बहुत सारे एग्जाम में। कॉफ़ी कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? कर्नाटक में होता है। बताओ, एक क्वेश्चन से तुम लोग को कितना क्वेश्चन बन जा रहा है। चलो तुम लोग ध्यान रखो सिर्फ कि जो है इस चीज़ में ये कहा गया। अब जो मैं बोलती हूँ उसको आप लोग थोड़ा नोट आउट करते चलो, है ना, क्योंकि थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग नोट कर लो उसको, तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन बनाते हो। चलिए प्रश्न संख्या 10, है ना। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी है? बताओ। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी है ना।
ऑप्शन ए है समीर सोनी, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी शरद पवार, जो बाइडेन, ऑप्शन डी जो बाइडेन। भाई इसका हिंदी होता है, अगर मैं हिंदी बता दूं तो तुम लोग बताओगे? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ सत्य के साथ मेरे प्रयोग, है ना। चलिए बताए इसका क्या होगा राइट आंसर। चलिए बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी, है ना। बिल्कुल, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, है ना। ये इनकी बच्चों आत्मकथा है ना, जो मुख्य रूप से जो है गुजराती भाषा में लिखी गई थी। ये क्या है बच्चों? आत्मकथा है। आत्मकथा है। किस भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में लिखी गई थी, गुजराती भाषा। बाकी ये 3 ऑप्शन बच्चों गलत है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा है, पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया ना। संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया? चलो, ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1783 और ऑप्शन डी 1492। चलिए बताइए कि अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ। क्वेश्चन यही है बच्चों, अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ, पूर्णतः आजाद कब हुआ अमेरिका, है ना। हाँ जी बिल्कुल, ब्रिटेन जो है अमेरिका को भी कब्जे में था, है 150 वर्षों तक अमेरिका को रखा है कब्जों में, 150 वर्षों तक, 150 वर्षों तक ब्रिटेन ने अमेरिका को भी कब्जे में रखा है। बिल्कुल बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1783, है ना। बिल्कुल, है ना। 3 सितंबर, है ना, 3 सितंबर, सॉरी एक सेकेंड, 3 सितंबर 1783 को जो है पेरिस संधि हुआ, है ना, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच, है ना। उस समय जो है ब्रिटेन का राजा कौन था? जॉर्ज तृतीय था। ब्रिटेन का राजा कौन था? जॉर्ज तृतीय। बिल्कुल, हाँ जी, अमेरिका का जो है ना अमेरिका जो है अपना आज़ादी का घोषणा वो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को कर लिया था, है ना, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। लेकिन पेरिस संधि सम्मेलन के बाद जो है वो लिखित हो गया, है ना। एक मान लेना और एक हो जाना में अंतर होता है ना। लेकिन वो अमेरिका का ऐसे तो अभी तो वो अमेरिका का वो भी स्वाधीनता दिवस जो है 4 जुलाई को मनाया जाता है वहाँ। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ये क्वेश्चन तो दोबारा हो रहा है। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार हैं? बिल्कुल 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन है भाई? सबसे पहला समानता का अधिकार या समता का अधिकार, वो इसी को बोलते हैं। दूसरा स्वतंत्रता, है।
तीसरा शोषण के विरुद्ध, है ना, शोषण के विरुद्ध। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। हाँ, पांचवा शिक्षा व संस्कृति, है ना, शिक्षा व संस्कृति। और सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले 7 थे बच्चों, पहले जो है मौलिक अधिकार 7 थे, एक संपत्ति का अधिकार भी था लेकिन उसे हटा दिया गया, है ना। तो अब कितने बचे? 6 बचे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, भारत का मानक समय कहा जाता है? ये क्या क्वेश्चन है? भारत का मानक समय कहा जाता है? भारत का मानक समय कहा जाता है, ये क्वेश्चन होना था। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है या कहाँ से लिया जाता है ना, तो कहा जाता है। चलो, ऑप्शन ए इंग्लैंड है, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इलाहाबाद। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बच्चों, ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा है गलत लग रहा है मुझे भी। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है ना, तो ये कहाँ से लिया गया है बच्चों? इलाहाबाद से लिया गया है ना। इलाहाबाद में एक जगह है बच्चों, नैनी। नैनी, नैनी एक स्थान है ना, यहाँ पे 82.5 डिग्री, है ना, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है ना, यहीं से जो है हमारे देश का मानक समय लिया गया है बच्चों। और पूरी पृथ्वी का, है ना, पूरी पृथ्वी का मानक समय कहाँ से लिया गया है बच्चों? वो लिया गया है इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से, ग्रीनविच शहर से, है ना। और वो कितना डिग्री से है? 0 डिग्री, है ना, वो 0 डिग्री देशांतर से निर्धारित किया गया बच्चा। इसीलिए जो है ना इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 14, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी सिक्किम। बताओ। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है जी, आप लोग तो बहुत जल्दी बता सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्या? राजस्थान, है ना। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि तो से सबसे बड़ा राज्य जो है बच्चों राजस्थान है। तो आप बता सकते हो सबसे छोटा राज्य कौन है? बिल्कुल बच्चों, सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा है ना। गोवा जो है सबसे छोटा राज्य। क्लियर है? अच्छा, उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ये 4th नंबर का है। अच्छा, हमारा बिहार कितने नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 12th नंबर पर है ना। कितने नंबर पर है? 12th नंबर पर है, 12वां स्थान। क्लियर है? हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूरज कहाँ दिखाई देता है? क्वेश्चन भी बहुत इजी है। मध्य रात्रि का सूरज कहाँ दिखाई देता है? ऑप्शन ए है नॉर्वे, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका क्षेत्र में और ऑप्शन डी है आर्कटिका क्षेत्र में। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा?
बिल्कुल बच्चों, कोई बच्चा बोल रहा है नॉर्वे, नॉर्वे तो होगा ही, लेकिन देखो यहाँ पे कोई और कंट्री रहता तब मैं मानती, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दो, अंटार्कटिका और आर्कटिका है ना, ये जो है एक हमारा उत्तरी गोलार्ध है और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध है। तो आप लोग सुने होंगे कभी कि जो है उत्तरी गोलार्ध पर जो है कभी कभी हो जाता है 24 घंटे का दिन और 24 घंटे का रात, है ना। तो जब बच्चों 24 घंटे का रात हो जाता है तो वहाँ फिर तो वो भी तो हो गया ना मध्यरात्रि का सूरज, नहीं हो गया? अगर 24 घंटे का दिन हो गया तो वो भी हो गया मध्यरात्रि का सूरज। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि इनमें से इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो ऑप्शन डी होगा, है ना। तो अंटार्कटिका जो है बच्चों उसके ऊपर में जैसे ही अंटार्कटिका के ऊपर बढ़ते हैं, यानी कि उत्तर दिशा में जैसे ही ऊपर की ओर जाते हैं, तो क्षितिज के ऊपर जाने पर बच्चों प्रत्येक वर्ष, है ना, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक दिन के लिए वहाँ क्या रहता है, दिन रहता है। और एक दिन के लिए वहाँ जब ऊपर एक दिन के लिए दिन हो जाएगा बच्चों तो नीचे एक दिन के लिए रात हो जाएगा, ये आप तो समझते हो ना। चलो, तो इसीलिए मध्यरात्रि का सूर्य जो है बच्चों नॉर्वे और अंटार्कटिका और अंटार्कटिका, है ना। नॉर्वे तो एक कंट्री है, चलो, है ना, नॉर्वे कंट्री है, और नॉर्वे कंट्री पूरी कंट्री में नहीं मतलब मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है बच्चों। यहाँ एक शहर है उसका नाम है हेमरफेस्ट, समझ में आया, हेमरफेस्ट, जो कि नॉर्वे के एकदम नॉर्थ छोर पर है ना, सबसे लास्ट पर नॉर्थ छोर पर है, नॉर्थ में है ना, हेमरफेस्ट। यहाँ पे जो है बच्चों 24 घंटे सूर्य जो है क्षितिज पर रहता है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पे मध्यरात्रि का सूर्य भी दिखाई देता है, पता ही नहीं चलता, 24 आवर तो वहाँ पे आपका क्या रहता है, लाइट ही रहता है। इसलिए मध्यरात्रि का वहाँ सूर्य दिखाई देता है, और बाकी पूरे नॉर्वे में नहीं, बस ये हेमरफेस्ट, अगर कभी जगह पूछ दिया तो हेमरफेस्ट, क्लियर है। और ये अंटार्कटिका और अंटार्कटिका क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर है और एक साउथ हेमिस्फीयर है ना। आपको तो आप लोग को पता होगा ये चीज़। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं फिर से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच।